ये दुनिया अब एक अजीब सा हेल बन चुकी है, जहां पर मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं जो नॉर्मल वेपन से मरते ही नहीं। इंसानियत की आखिरी होप है कुछ लोग जिनके पास सुपर पावर्स है। उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल था हमारा MCK, लेकिन के भी हर चीज में अलमाइटी नहीं था। जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे धोखा दिया और उसे डजन्स ऑफ मॉन्स्टर्स के बीच ट्रैप कर दिया तो वो मर गया। तभी एक स्लीपर पहने हुए पैर उसके कमरे में अंदर आता है कि तुरंत सतर्क हो जाता है और अपने क्रिब के कोने में पीछे हट जाता है क्योंकि वो अनजान शख्स उसके ऊपर झुक रहा होता है। उसका दिमाग अलग अलग थॉट से भर जाता है। ये कौन है? क्या ये उस ऑर्गेनाइजेशन से है? क्या मुझे खतरा है? लेकिन तभी वो औरत प्यार भरी नजरों से झुकती है और मुस्कुरा कर उसे कहती है। अचानक लगता है ये अजीब सी औरत उसकी माँ है और वो बस उसे देखने आई थी। जब उसे एहसास हुआ कि वो जाग चुका है, वो औरत वापस किचन में चली जाती है कुकिंग करने। जब उसे यकीन हो जाता है कि बच्चा ठीक है और कि जो अब आकॉन बन चुका है, कुछ पल के लिए चारों ओर नजर डालता है। सब कुछ शांति से भरा हुआ और साफ सुथरा लगता है, बिल्कुल उस वर्ल्ड के उलट जिसमें वो जीता था। टीवी ऑन है और उसे घर के बाहर लोगों की हलचल की आवाजें आ रही है। बाहर कोई मॉन्स्टर्स नहीं दिख रहे, ये साफ तौर पर पीस का एरा है। और अचानक खुद को इस दुनिया में पाकर आकॉन सोच में पड़ जाता है, क्या मुझे दोबारा सब कुछ खत्म होने से पहले इसे बचाने का मौका मिला है? यहां एक बेबी के रूप में होना मतलब साफ है, उसे री इनकारनेट किया गया है। अब वो एक ऐसी वर्ल्ड में है जहां वो भयानक कैटास्ट्रोफी कभी हुआ ही नहीं। और सबसे जरूरी बात, यहां कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहुत लंबे समय के बाद अचन पहली बार असली फ्रीडम महसूस करेगा। अपने पिछले जीवन में चाहे जो भी सहा हो, किस्मत के भगवान ने उसे पूरी तरह छोड़ा नहीं है। आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। एक न्यू बिगिनिंग का दिन। वो पास में टंगे कैलेंडर की ओर देखता है और उस पर लिखा साल पढ़ता है, 2020। इसका मतलब है कि वो जागा है उस तबाही से काफी पहले। इस बार शायद वो सब कुछ बदल सके। दी ग्रेट कैटास्ट्रोफी। ये तो अच्छा नहीं है क्योंकि अपने अभी के बेबी बॉडी में वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसे भी किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है और उसके छोटे छोटे हाथ पैर उसके शरीर का वजन तक नहीं संभाल सकते। उसका थ्रोट भी अजीब लगता है, अपनी पहले वाली अडल्ट बॉडी से बिल्कुल अलग। इसलिए वो बोल भी नहीं सकता। ये सब उसके लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि टाइम इज ऑफ द एसेंस। वक्त बहुत कम है और वो एक नॉर्मल बेबी बनकर कुछ नहीं कर सकता। जब पूरी दुनिया एक अपकलिप्स की तरफ बढ़ रही है, अचन अपनी माँ की तरफ देखता है और सोचने लगता है, क्या ये भी बस एक आम औरत है या फिर क्या इसके पास भी कोई छुपा हुआ पास्ट है? क्योंकि इस बार अगर उसे दुनिया को बचाना है तो उसे तैयार होना पड़ेगा बहुत जल्दी। अचन सोचता है, क्या ये कोई ऐसी है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं? लेकिन फिर तुरंत एक और विचार आता है, भरोसा क्यों करूं? शायद मैं इसे एक पपेट की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं अपने मकसद के लिए। कुछ न कुछ तो काम आएगी ही, क्योंकि चाहे वो कितनी भी अनाड़ी लगे, फिलहाल वो अकेली अडाल्ट है जिस तक उसकी पहुंच है। वो ये भी सोचता है कि शायद वो थोड़ी फ्लेक्सिबल हो, लेकिन तभी पास की शेल्फ से कुछ बॉक्सेस गिर जाती है और उसका भ्रम टूट जाता है। वो हाथों के काम में भी अच्छी नहीं है। जैसे ही वो खाना बना रही होती है, वो एक बॉल में फ्लार का पहाड़ डाल देती है जो कभी भी गिर सकता है। कुकी में तो और भी बुरी है, एक बार तो घर ही जला डालती जब स्टोव का फ्लेम कंट्रोल करना भूल जाती है। अचन का चेहरा थोड़ी देर के लिए खाली नजरों से उसे देखता है। ये तो खुद को भी ठीक से नहीं संभाल सकती और मैं इसे दुनिया बचाने के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहा हूं। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्मर्क आ जाती है। शायद ट्रेनिंग शुरू करने का वक्त आ गया है। ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश में ही वो लगभग फिर से घर जला ही देती है। ये अब साफ हो गया है कि वो ज्यादातर चीजों में काम की नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है अपने बच्चे का ख्याल रखने की। यहां तक कि जब उसकी हेयर उस आग से थोड़ी सी रोस्ट हो चुकी है, तब भी वो हिम्मत नहीं हारती। अचन सोचता है, ये तो अभी से दुनिया का अंत लग रहा है और मेरा नया फ्यूचर कितना मुश्किल होने वाला है। ये तो बस शुरुआत है। तभी डोर बेल बजती है और उसकी माँ दरवाजा खोलने जाती है। शायद कोई पैकेज आया है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसे अपना वॉलेट ढूंढना पड़ता है ताकि वो डिलीवरी का पैसा दे सके। वो घर के अंदर भागती है बस ढूंढने के लिए और तभी अचन की नजर उस पैकेज पर जाती है जो दरवाजे के बाहर रखा है। उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, जैसे उस बॉक्स में कुछ ऐसा जो उसके पास से जुड़ा हो सकता है। जैसे ही वो अपना वॉलेट ढूंढने जाती है, एकन उस शब्द पर अटक जाता
है पैकेज। उसे याद आता है आखिरी बार उसने ये शब्द तब सुना था जब डिलीवरी वर्कर्स लोगों को पैकेज देने आते थे और उन्हीं के जरिए बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो गए थे। वो एक डरावना दौर था जहां हर पैकेज एक नया खतरा लेकर आता था। अब जैसे जैसे उसके दिमाग में वो पुराने मेमोरीज वापस आने लगते हैं, उसे समझ आता है कि शायद ये भी वैसी ही कोई सिचुएशन है। और तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। दरवाजे की ओट से एक गूलिश और सड़ी सी आवाज आती है, ले लो ये पैकेज, तुम्हारे लिए है। एकोन की आंखें सिकुड़ जाती है। वो जान चुका है क्या होने वाला है और जैसे ही दरवाजा पूरा खुलता है वो ठीक वैसा ही होता है जैसा एकोन ने सोचा था। बाहर खड़ा है एक इन्फेक्टेड डिलीवरी वर्कर जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद, चेहरा पिघला हुआ और हाथों में थामा हुआ है वही पैकेज जो शायद इस शांत दुनिया में आने वाली पहली तबाही का संकेत है। दरवाजे के उस पार जो पर्सन है वो अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है और वो एक डिलीवरी मॉन्स्टर में बदल चुका है। एकोन डर नहीं सकता, चाहे उसका शरीर अभी एक बेबी का हो, लेकिन उसके अंदर है एक जंगजू की स्पिरिट। उसे खुद को बचाना ही होगा और उसके पास बचाव के लिए बस दो चीजें हैं, एक बेबी बॉटल और एक पिलो जो उसकी मां ने उसके लिए रखा था। वो बिना समय गवाए पिलो उठाता है और जमीन पर फेंक देता है, एक सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी करते हुए। उसी पल मॉन्स्टर एक भयानक ब्लास्ट छोड़ता है सीधा उसके क्रिब की तरफ। उसके हेड को निशाना बनाते हुए वो हमला इतना तेज होता है कि क्रिब के बाज दो हिस्सों में कट जाते हैं। आकुन तेजी से अपनी बॉटल पकड़ता है और क्रिब से बाहर एक फुर्तीले रोल में निकल जाता है। वो सीधा पिलो पर लैंड करता है जैसे उसने प्लान किया था। अब उसका अगला कदम क्या होगा? बचना या एक बेबी के हाथों में सबसे पहली फाइट शुरू करना? जिस पिलो पर वो लैंड करता है वही वो पहले जमीन पर फेंक चुका था। कहने की जरूरत नहीं, अगर उस तरह का कोई भी ब्लास्ट उसे चूभ ही गया तो उसकी मौत पक्की है। लेकिन आकोन डरता नहीं, उसने अपने पिछले जीवन में कई मॉन्स्टर से लड़ी है और उसे अच्छी तरह पता है कि इस वक्त मैं इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता। सामने जो खड़ा है वो एक एम्प्लीफाइड मॉन्स्टर लगता है, एक ऐसा इवोल्व रूप जो आम इन्फेक्शन से कहीं ज्यादा डेंजरस है। उसके सिर पर फैले हुए टेंटेकल्स तो और भी खतरनाक लगते हैं, जो शायद दूर से हमला करने या पकड़ने में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आकोन को एक और बात पता है, इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, ये टाइट टर्न्स नहीं ले पाते। और अब वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, स्पीड और एंगल ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। अगर मैं इसे घूमने पर मजबूर कर दूं तो कुछ वक्त निकाल सकता हूं और शायद उस बॉटल में भी कुछ खास काम आ जाए। आकोन अपनी बॉटल को हल्के से मॉन्स्टर के पैरों के नीचे टॉस करता है, एक बिल्कुल सही टाइमिंग पर। जैसे ही मॉन्स्टर उसकी तरफ झपटता है उसका पैर बॉटल पर पड़ता है और वो अपना बैलेंस खो बैठता है। वो पूरे वेग से आकोन के ऊपर से उड़ता हुआ जाता है और सीधा विंडो तोड़कर बाहर क्रैश कर जाता है। आकोन की आंखों में पहली बार एक छोटा सा मुस्कान आता है। थैंक्स पास्ट लाइफ, उन सभी ब्रूटल फाइट्स के लिए उसने जो सीखा आज उसका पूरा इस्तेमाल कर पाया। लेकिन उसकी सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं चलती। अचानक उसकी पीठ से एक टेल निकलती है, जैसे कोई जिंदा चीज हो। वो टेल खिड़की से बाहर झपटती है और सड़क पर पड़े उस मॉन्स्टर की लाश तक पहुंच जाती है। फिर वो टेल उस डेड बॉडी से निकला हुआ ग्लोइंग मॉन्स्टर को अपने मुंह जैसे हिस्से से चबाना शुरू कर देती है, जैसे वो एक जिंदा जीव हो। एकोन हैरानी से पीछे मुड़ता है, अपनी टेल को पकड़ता है और देखता है वो टेल अभी भी उस कोर को खा रही है। और तब ही उसे एहसास होता है, क्या ये मेरी नई पाव है? क्या अब मैं मॉन्स्टर को खुद नहीं मारता बल्कि मेरी बॉडी उनका कोर खा जाती है? वो कोर उसके लिए नया नहीं है, वो इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ है क्योंकि यही उसकी पिछली जिंदगी की एबिलिटी थी। द टेल ऑफ टोड एक एक्सट्रीमली पावरफुल और दुर्लभ एबिलिटी जो उसे अपने पास्ट लाइफ में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर का कोर एब्सॉर्ब करने के बाद मिली थी। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके पास कायोटी टेल जैसी म्यूटेशन थी, लेकिन इस बार उसने तो कोई कोर एब्सॉर्ब ही नहीं किया। फिर भी ये टेल खुद बखुद आ गई। एकन सोचता है, मैं तो अभी पैदा ही हुआ हूं और फिर भी ये एबिलिटी मेरे साथ कैसे आए? क्या ये मेरी आत्मा में जुड़ चुकी है या फिर इस बार कुछ और ही चल रहा है? वो जानता है कि दी ग्रेट कैटास्ट्रोफी अभी से 4 साल दूर है और उसके पास लाइफ का जन्म तो उससे 3 साल बाद हुआ था। तो ये समय रेखा, टाइमलाइन पूरी तरह बदल चुकी है। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना तय है, वो इनक्रेडिबली लकी है कि ये एबिलिटी उससे इतनी जल्दी मिल गई। अब उसके पास न सिर्फ नॉलेज है बल्कि एक पावरफुल एलिस्टॉट भी। इस बार मैं तैयार रहूंगा और मैं सिर्फ सर्वाइवर नहीं बनूंगा, मैं इस बार वो बनूंगा जो इस दुनिया की किस्मत तय करेगा। एक और फॉर्चुनेट बात ये
है कि जितनी कम उम्र में कोई अपनी पावर एक्टिवेट करता है वो उतनी ही स्ट्रॉन्गर बनती है। इसी बात को टेस्ट करने के लिए आकोन अपनी हथेली को एक शार्प ब्लेड में बदल देता है। वो अपनी क्रिब पर वार करता है और क्रिब की लकड़ी एक झटके में मुड़ जाती है। इम्प्रेसिव। अपने पिछली जीवन में उसने एस क्लास के रूप में 7 साल की उम्र में अवेकन किया था, लेकिन अब तो वो एक इन्फेंट होते हुए ही इस पावर का इस्तेमाल कर पा रहा है। इस बार मैं सिंपल सा नहीं ट्रिपल सा बनूंगा, एक लेजेंडरी रैंक। यही उसका टिकट है, धन, शोहरत और ब्यूटीफुल विमेन तक का रास्ता। और अगर ये सच है तो फिर मुझे इस घर में पड़े पड़े क्लूलेस बेबी बनने की जरूरत ही क्या है। वो क्रिब के कोने से बाहर देखता है, आंखों में एक जिद और कॉन्फिडेंस। अब मुझे एक्टिंग छोड़नी होगी और अपने नए एम्पायर की शुरुआत करनी होगी। आंखों पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपने न्यू लाइफ की शुरुआत करने के लिए क्रॉल करता है। लेकिन तभी जो क्रिब उसने पहले बेंड किया था वो अब धीरे धीरे गिरने लगता है और सीधा उसके ऊपर। वो तुरंत मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इन्फेंट बॉडी उसका साथ नहीं देता। उसकी मांसपेशियां जवाब दे देती है और वो वही फ्रोजन रह जाता है। क्रिब की धातु में क्रैक्स आते हैं और वो एक तरफ झुककर गिरने लगती है, सीधा आकोन की तरफ। और जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगती है, आखिरी चीज जो वो देखता है वो है उसकी माँ, जो बेधाशा उसकी तरफ दौड़ रही है। आंखों में डर और ममता का उस गिरते क्रिब के साए में उसकी यादें फ्लैश करने लगती है। उसकी पास्ट लाइफ की सबसे भयानक मेमोरी, उसका रूथलेस मास्टर जिसने उसे छोटी उम्र से ही अत्याचार, टॉर्चर और मौत के करीब लाने वाले ट्रायल से गुजारा। वो आदमी जिसने उस घिनौनी चीजें करने पर मजबूर किया, जैसे कुत्तों का खाना खाना, बस जिंदा रहने के लिए। इन सब का सिर्फ एक मकसद था, उसे ये साबित कराना कि वो वाकई ऑर्गेनाइजेशन का एक वफादार कुत्ता है। हो अब का एकोन के दांत किटकिटा उठते हैं गुस्से और अपमान से। ऑर्गेनाइजेशन का डॉग, क्या मैं बस यही था उनके लिए? वो इस सोच में डूबा ही होता है कि तभी उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है। धूप की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। लगता है वो ब्लैक्ड आउट हो गया था, लेकिन जिंदा और फिक्रमंद। शायद उसने वाकई उसे बचा लिया। अब सवाल ये है, क्या मैं उसे अपनी प्लानिंग में शामिल कर सकता हूं? क्या ये वही कमजोर सी औरत है, या उसके अंदर भी कुछ छुपा है? या फिर मुझे एक बार फिर अकेले ही इस दुनिया का वो गहरी सांस लेता है, क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका है। एकन सोचने लगता है, मैं बेहोश क्यों हुआ? फिर धीरे धीरे उसे समझ आता है, उसकी एबिलिटी की ताकत अभी के उसके इन्फेंट बॉडी के लिए बहुत ज्यादा है। उसने उसे सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए लिया था, लेकिन उस थोड़े से समय नहीं उसके शरीर को पूरी तरह थका दिया, उसे डिफेंसलेस बना दिया। अगर मुझे इस पावर को फिर से इस्तेमाल करना है तो मुझे पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। वो गहरी सोच में होता है, तभी उसे अपनी माँ की सिसकी कियो की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे से उसकी तरफ देखता है। वो अभी उस किताब को पढ़ रही है जो स्टिकी नोट से भरी हुई है। एक पेज पर उसकी माँ लिख रही है, उसके कैप्ते हाथों से भावनाओं से भरी हुई एक लाइन, मैंने आज अपना खजाना खो ही दिया था, बस थोड़ा सा और मेरा बच्चा चला जाता। एक उनकी नजर उस शब्द खजाना पर अटक जाती है। उसे समझ आता है, वो जो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का डॉग कहलाता रहा, जो दुनिया में बस एक हथियार समझा गया, किसी के लिए वो सच में एक खजाना है। वो पहली बार महसूस करता है कि शायद ये नया जन्म सिर्फ ताकत के लिए नहीं था। शायद इस बार मुझे किसी का बेटा बनना है, न कि किसी का हथियार। डाउट की वो जो दर्दनाक ब्रूस उसकी माँ की पीठ पर है, वो उसी ने उसके लिए सह लिया होगा, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। उसकी पास्ट लाइफ की माँ तो बिना एक सेकंड सोचे उसे ऑर्गेनाइजेशन को बेच देती, बस कुछ क्विक प्रॉफिट के लिए। लेकिन ये औरत, उसने खुद को खतरे में डाल दिया, बस एक बेबी को बचाने के लिए जिसे अभी बोलना भी नहीं आता। आकोन का दिल पहली बार थोड़ा नरम पड़ता है। वो अपनी एक छोटी सी उंगली उठाता है और धीरे से अपनी माँ के हाथ पर रखता है, एक कंफर्ट देने की कोशिश में। जैसे ही उसकी माँ उसका टच महसूस करती है, वो तुरंत झुककर उसे गले से लगा लेती है। एक भींचता हुआ डर और प्यार से भरा हग, उस आंसू भरी ममता में कुछ ऐसा था जो आकुन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो जान गया, ये औरत उस औरत से अलग है। और उसी पल वो फैसला करता है, मैं इसके साथ कुछ वक्त रहूंगा। शायद उसके अंदर जो मॉन्स्टर स्लेइंग वॉरियर है वो थोड़ा सन भी बन सकता है। फिर भी वो जानता है अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अपोकलिप्स अभी 4 साल दूर है और तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, दुनिया एक हफ्ते से भी कम में बदलने वाली है। आकुन जानता है कि अगला मॉन्स्टर शायद ऑलरेडी रास्त उसकी आंखों, मुंहों और नाक से नीला स्लाइम भरा होता है। वो स्लाइम धीरे धीरे नीचे गिरता है और एक ड्रेन पाइप में सिर्फ जाता है, किसी खास जगह की तरफ बढ़ता हुआ, जैसे उसकी कोई डेस्टिनेशन हो, कोई टारगेट। अंदर आकुन गहरी सोच में डूब, क्या ये सिर्फ
एक माँ की मासूमियत है या उसकी तैयारी की शुरुआत का संकेत? क्योंकि बाहर मॉन्स्टर उठ चुके हैं और उनका अगला शिकार शायद यही कही है। वो लाल कंबल हटाती है और उसके नीचे से निकलता है एक पिंजरे में बंद कुत्ता। तुम्हारे लिए हूं, उसकी मां मुस्कुरा कर कहती है, ताकि तुम्हें कोई साथी मिल जाए। एकोन की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो इस कुत्ते को पहचानता है। ये तो वही है, उसकी पास्ट लाइफ का एक फिज मट, एक ऐसा कुत्ता जो संघर्षों में पला था और जिसे उसने कभी दोबारा देखने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वो इतना बड़ा है कि किसी भी बेबी के लिए प्लेमेट कहलाने के लायक नहीं। लेकिन एकोन के दिमाग में तुरंत चालें घूमने लगती है। ये बुरा नहीं है, अगर मैं इसे ठीक से ट्रेन कर लूं तो ये मेरा पहला असली एलाई बन सकता है इस नई दुनिया में। उसकी माँ थोड़ी दिमाग से हल्की हो सकती है, लेकिन कभी कभी वो सही इंट्यूशंस पर काम कर जाती है। उसने जाने जाने में मुझे एक फ्यूचर बॉडी गार्ड दे दिया। वो कुत्ते की आंखों में झांकता है और वहां उसे डर नहीं बल्कि एक दबी हुई वाइल्डनेस दिखाई देती है। परफेक्ट वो माँ, यानी एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन भी। एक बड़ा कुत्ता शायद उतना बुरा भी नहीं है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्मर्क आती है और उसकी माँ वो छोटी सी मुस्कान देख लेती है। वो भी मुस्कराती है, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि उसने सही फैसला किया। कम से मेरा बच्चा खुश तो हुआ। वो उन्हें साथ छोड़कर घर के बागी कामकाज करने चली जाती है और अब कमरे में रह जाते हैं एक ओन और उसका नया अभी अभी आया साथी। एक ओन उसकी तरफ घूरता है, आंखों में एक वारियर की कोल्ड प्लानिंग और स्ट्रैटेज की कैलकुलेशन। अब तुझे किस चीज से शुरू करूं, डिसिप्लिन, लॉयल्टी, ट्रैकिंग या ब्रूट स्ट्रेट? एक ओन रसोई से लाया हुआ सॉसेज कुत्ते के सामने रखता है और अपनी छोटी लेकिन ठोस आवाज में आदेश देता है, खा इसे और मेरा बन जाए। ये उसका अपना तरीका है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। अगर कुत्ता ये खा ले तो वो उसे अपना मास्टर मानेगा और यहीं से उसकी ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। लेकिन समस्या यह है कि कुत्ता जरा ज्यादा सिंपल माइंडर है। उसे इस रिक्वल या सिम एक कदम से पूरे कमरे में डोमिनेंस का वाइब फैल जाता है। ताकत का फर्क समझा? उसके एक्सप्रेशन में यही लिखा होता है। लेकिन भले ही कुत्ता एकोन की बात न समझे, एक चीज वो जरूर समझता है, डिसरिस्पेक्ट। अगले ही पल कुत्ता बिना सोचे दो पैरों से एकोन को घूंसा मारता है, छोटे से बच्चे को जैसे पंच कॉम्बो दे दिया हो। एकोन एकदम से पलटकर जमीन पर गिरता है और आंखें चौड़ी हो जाती है। डेड इस मट जस्ट हिट मी बैक। कमरे में एक सेकंड का सन्नाटा छा जाता है और फिर शुरू होती है इस मास्ट पेट बॉन की पहली बार। कुत्ता अपने दोनों पंजे बड़ी ही सटीकता से एकोन के चेहरे पर मारता है और अगले ही पल वो बेबी हवा में उड़ जाता है जैसे कोई एक्शन सीन चल रहा हो। फिर कुत्ता शांति पूर्वक पीठ मोड़ता है और अपने सॉसेज को शांति से खाने में लग जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन एकोन वो नहीं है जो मार खाकर चुप बैठ जाए। उसकी आंखों में फिर से जंग का पागलपन लौट आता है। वो एक जोरदार बैटल क्राई के साथ कूद पड़ता है कुत्ते पर। वो पाउंस करता है और दोनों के बीच एक मिनिएचर बैटल ग्राउंड शुरू हो जाता है। एक बेबी और एक मट के बीच की महाकाव्य लड़ाई। कभी एक उन कुत्ते की गर्दन पर लटकता है तो कभी कुत्ता उसे मुंह से धक्का देता है। पूरा कमरा हलचल से भर जाता है और उस सब के बीच माँ हंस रही होती है उनकी इस फ्रेंडशिप वाली लड़ाई को देखकर। लगता है दोनों में जम गई है। वो सोचती है और खुश होकर कुकी में लग जाती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि फ्लावर खत्म हो गया है। वो झुककर शेल्फ के नीचे देखने की कोशिश करती है, शायद कोई पैकेट वही रखा हो। और जैसे ही वो झुकती है, एक नीला स्लाइम चुपचाप डार्कनेस से ऊपर आता है, धीरे धीरे उसकी ओर रेंगता हुआ। अगला हमला शुरू होने वाला है। सिंक से उठता हुआ वो नीला स्लाइम मॉन्स्टर धीरे धीरे अपने आकार को बड़ा करता है और अब वो पूरे कमरे पर छा जाता है, सीधे उस अनजान महिला को टारगेट करता हुआ जो अभी बस फ्लावर खोजने में मसरूफ है। उसे कोई अंदाजा नहीं कि ठीक उसके पीछे मौत का साया तैरता हुआ आ रहा है। स्लाइम मॉन्स्टर हवा में उठता है, अपने जेल्टिनिस शरीर को तेज पेड़ जैसे आकार में बदलता है और अगला वार अचन की मां पर करने ही वाला होता है। तभी कुत्ता बिना एक सेकंड गवाए एक्शन में कूद पड़ता है। वो जमीन से छलांग मारकर सीधा अपनी मालकिन की तरफ भागता है और एन वक्त पर उसे धक्का देकर सिंक कबर्ड के अंदर गिरा देता है। बिल्कुल स्लाइम के वार से एक पल पहले स्लाइम का अटैक चूक जाता है और अब वो गुस्से में कुदे की तरफ मुड़ता है। कुदा बिना डरे उस पर झपटता है और दोनों के बीच शुरू होती है एक विस्कस स्लिपरी टूथ और क्लोफाइट। पीछे आकुन अभी फर्श पर बैठा है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ ध्यान से देख रही है। वो देखता है कैसे ये कुत्ता, जिसे उसने अभी तक सिर्फ एक खिलौना या साथी माना था, उसकी मां के लड़ रहा है बिना डरे बिना हिचके। और वो मन ही मन कहता है, ठीक है, तुमने अपनी जगह बना ली है, अब से तुम मेरे सोजा नहीं।
मेरे भाई हो, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। स्लाइम मॉन्स्टर अभी भी पूरी ताकत में है और अब उसकी नजर आकुन पर है। आकुन पूरे सीन को बस एक अनइम्प्रेस्ड बोर एक्सप्रेशन के साथ देखता है, जैसे ये सब उसके लिए कोई सीरियस थ्रेट ही न हो। यूजलेसली वीक, बस जहाजट है, वो मन ही मन सोचता है, लेकिन अनोइंग तो है ही। इससे छुटकारा पाना होगा। उसका ट्रेन्ड माइंड तुरंत एनालिसिस शुरू कर देता है। ये स्लाइम मॉन्स्टर किसी भी स्लैशिंग या स्टाबिंग अटैक से असर ही रहता है, क्योंकि उसका लिक्विड बॉडी चोट को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो हमें कोई अल्टरनेट मेथड ढूंढनी होगी, कुछ ऐसा जो इसे इवापोरेट करे या कंप्लीटली इमोबिलाइज। पीछे उसकी माँ अब भी कबर्ड से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह अपने सिर की चोट पर है, न कि अपने ठीक पीछे हो रही लाइफ ओडिट मॉन्स्टर डॉग बैटल पर। वो गड़बड़ाहट की आवाजें सुन तो रही है, लेकिन सोचती है शायद एकोन और कुत्ता फिर से खेल रहे हैं। तभी स्लाइम कुत्ते के साथ लड़ते हुए धीरे धीरे अपने जेलटिनस मास को फैलाना शुरू करता है और अब वो उसे एनवलोप करने लगता है, जैसे उसे धक्कर दम घोन देगा। कुत्ते की हरकतें धीमी होने लगती है, उसका शरीर स्लाइम के अंदर फंस रहा है। एकोन की आंखें सिकुड़ती है। इनफ, अब उसे खुद हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि अगला शिकार शायद उसका एकमात्र एलाय बनता जा रहा भाई है। स्लाइम अब कुत्ते को पूरी तरह एनवलोप कर चुका है और उसका आकार बदलना शुरू हो गया है। वो मोफ हो रहा है, कुत्ते के शरीर को एक नए हाइब्रिड फॉर्म में अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। आकुन जानता है अगर मैं अभी कुछ नहीं करता तो ये चीज अनकंट्रोलेबल बन जाएगी। वो अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज खंगालता है और उसे याद आता है स्लाइम मॉन्स्टर्स अ वीक टू ड्राइनेस। बस अब उसे चाहिए कुछ सूखा जो इस लिक्विड मास को डिहाइड्रेट कर सके। तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी बोतल पर, जिसमें है पोडेड मिल्क। बिना वक्त गवाए एकोन उसे उठाता है, ढक्कन खोलता है और सीधे स्लाइम मॉन्स्टर की ओर फेंक देता है। जैसे ही पोडेड मिल्क स्लाइम से टकराता है, वो एक तेज चींची जैसी आवाज करता है और उसका शरीर फौरन सिकोने लगता है। स्लाइम अपने जेलटिनस रूप में कांपता है और फिर पूरे कमरे में बेतहाशा उछलने लगता है, जैसे किसी ने उसमें आग लगा दी हो। मॉन्स्टर लॉस के चलते वो पूरी तरह पैनिक मोड में चला गया है और उसका आकार अब धीरे धीरे घट रहा है। एकोन के चेहरे पर एक विजयी सी स्मर्क लौट आती है। पोड मिल्क सेविंग लाइफ सिंस डे वन। अब उसे बस आखिरी बार करना है, इससे पहले कि स्लाइम फिर से खुद को हाइड्रेट कर पाए। एकोन एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। जैसे ही स्लाइम हिलना बंद करता है, वो फुर्ती से पास रखा हुआ एक डस्टबिन उठाता है और उसे पूरी ताकत से स्लाइम के ऊपर पलट देता है। ट्रैप कमरा अब कुछ सेकंड के लिए खामोश हो जाता है। फिर धीरे धीरे किचन काउंटर के पीछे से पहले कुत्ते का सिर बाहर आता है, फिर एकोन की माँ का। दोनों के चेहरे पर कंफ्यूजन और हल्की दहशत झलकती है। अभी अभी क्या हुआ? और तभी उसकी माँ गलती से फ्लार का एक पूरा पैकेट गिरा देती है, वो भी एकोन और कुत्ते दोनों के ऊपर। एक सेकंड के लिए तो दोनों बस फ्रीज हो जाते हैं, फिर छींके खराश और सफेद बादल कमरे में भर जाते हैं। अच्चू, माँ घबरा कर चिल्लाती है, ओ नहीं, मेरा कपड़ा खराब हो गया, और तेजी से बाथरूम की ओर भागती है, कपड़ों पर फ्लार के दाग लगने से पहले उसे धोने के लिए। लेकिन आकॉन के चेहरे पर अभी वही थ्रिल और एक्साइटमेंट है। उसने न सिर्फ एक मॉन्स्टर देखा, बल्कि उसे काबू में भी कर लिया। स्लाइम्स ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन रेयर होते हैं, और अगर इनका सही से इस्तेमाल किया जाए, उसकी आंखों में फिर से कैलकुलेशन शुरू हो जाती हैं। इनसे फ्यूचर में बहुत कुछ सीखा जा सकता है, शायद बायो वेपन्स के लिए या एनर्जी एक्सट्रैक्शन। और इस जीत की खुशी में वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि डस्टबिन के नीचे हल्की सी हिलचाल फिर से शुरू हो गई है। स्लाइम्स अकेले में भले ही ज्यादा खतरनाक न हो, लेकिन आकुन जानता है कि इनका स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल कितना काम का हो सकता है। इनका लिक्विड एक तरह का नेचुरल मॉन्स्टर रिपेलेंट है। अगर मैं इसे खिड़कियों पर फैला दूं, तो ये बाहर के मॉन्स्टर्स को घर के पास आने से डिटर कर सकता है। वो मन ही मन प्लान्स बना ही रहा होता है कि तभी डस्टबिन हिलता है धीरे से। फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, स्लाइम एक झटके में बाहर उछलता है। वो एकोन की चटर फिल्ड साइलेंस को एस्केप अपॉर्चुनिटी समझकर झपट मारता है। डॉग तुरंत रिएक्शन में कूदता है उसके, और दरवाजे के बीच ब्लॉक बनकर खड़ा हो जाता है। हो एकोन भी फौरन दौड़ता है, एक और बार उसे ट्रैप करने की कोशिश में, लेकिन स्लाइम इस बार ज्यादा प्रिपेयर है। वो खुदे की तरफ एक स्लाइमी टेंटिकल फेंकता है और फिर कमरे के कोने से होता हुआ तेजी से फिसलता है। इस बार पूरी तरह से हो कि पकड़ से बाहर निकलकर एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है, और फिर अपनी जेलिटनस बॉडी से एक परफेक्ट मिडल फिंगर बना था। अगर ये बाहर निकल गया है तो शायद बाकी मॉन्स्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है। अकॉन और उसके डॉग की तरफ वो पल पूरा साइलेंट डिसरिस्पेक्ट से भरा होता है। इसने हमारे घर में घुसकर तबाही मचाई और अब आराम से निकल भी रहा है, ऊपर से एटीट्यूड भी दिखा रहा है।
अकॉन और कुट्टा दोनों के एक्सप्रेस बहुत हुआ। अकॉन पास पड़ी हुई अम्ब्रेला उठाता है, मानो वो उसका लेजेंडरी वेपन हो। फिर वो कुत्ते की पीठ पर कूदकर सवार हो जाता है, एकदम किसी आनीम वॉर की तरह। उसके चेहरे पर प्योर डिटर्मिनेशन है। अब ये सिर्फ स्लाइम को पकड़ने की बात नहीं है, अब ये ईस्ट की लड़ाई बन चुक है। वो कुत्ते की पीठ पर बैलेंस बनाते हुए तेजी से खिकी की ओर दौड़ता है और अपने नए साथी से कहता है, उसे दिखाते हैं किससे पंगा लिया है। स्लाइम, जो अब तक सोच रहा था कि वो स्टाइल में एस्केप कर रहा है, आप शिकार बनने वाला है और एक अम्ब्रेला विल्डिंग बेबी वॉरिया अपने फ्लावर ड्रेंच बैटल डॉग के साथ उसकी तरफ धमाकेदार एंट्री लेने वाला है। बैटल राउंड 2 स्टार्ट। आकोन जानता है मेरी अभी की ताकत इतनी नहीं है कि मैं इसे सीधे रोक सकूं, लेकिन वो भी जानता है कि कुछ करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्लाइम बच निकला तो न सिर्फ वो बल्कि बाकी लोग भी खतरे में पड़ेंगे। अब वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच चुके हैं और स्लाइम उन्हें ऊपर की छत पर दिखाई देता है, एक क्रीपी विलन की तरह बैठा हुआ। फिर अचानक वो नीचे चलते हुए एक लड़की के सिर पर अपनी लिक्विड बॉडी का हिस्सा टपकाता है। लड़की उठकर ऊपर देखती है और तब तक स्लाइम लीप मार चुका होता है। सीधे उसे निगलने की कोशिश में आकोन और उसका कुत्ता बिजली की तरह दौड़ लगाते हैं। कुत्ता पूरी रफ्तार से भागता है, जबकि आकोन उसकी पीठ पर अम्ब्रेला लहराते हुए माथे पर पसीना लिए एक प्लान सोचता है। अगर मैं अपनी ताकत से नहीं रोक सकता तो मुझे अपनी चालाकी से काम लेना होगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया चमकता है। स्लाइम ड्राई होने से डरता है और हमारे पास अभी भी फ्लावर बचा है। वो झट से कुत्ते के बैग में बचे आटे की थैली निकालता है, जो उसकी मां के कपड़ों से चिपक कर रह गई थी, और हवा में अम्ब्रेला से बैलेंस बनाकर थैली को स्लाइम की ट्रेजेक्टरी में फेंक देता है। फ्लावर हवा में फैलता है, स्लाइम की जेलटिनिस बॉडी से टकराता है और जैसे ही वो लड़की के ऊपर पहुंचने वाला होता है, वो मिडेर में सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अचन चिल्लाता है, अब कुट्टा बाइट। कुट्टा छलांग मारता है, स्लाइम को हवा में ही जमीन पर पटक देता है, जहां उसका बाकी का लिक्विड धीरे धीरे सूखने लगता है। लड़की डर के मारे कांपती है, लेकिन अब वो सेफ है। एकोन की छोटी सांसें चल रही है। छोटा शरीर, बड़ा काम, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ बट स्मार्ट इनफ टू विन। और स्लाइम अब वो सिर्फ एक सूखा जेली पडल है, और एकोन का पहला पब्लिक विक्ट्री मोमेंट। वो बिना वक्त गवाए अम्ब्रेला को मोड़ता है और उस पर फंसे स्लाइम को झटका देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन स्लाइम रुकने वाला नहीं है। अब की बार उसका टारगेट है सीधे कुट्टा और एकोन। वो हवा में एक गाड़ी लहर की तरह मुड़ता है, शेप शिफ्ट करता है और सीधे उनकी ओर लॉन्च करता है, मानो कह रहा हो अब की बार कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन एकोन की आंखों में एक अलग ही तेजी है, उसके दिमाग में अब भी गूंज रही है वो पुरानी याद, जब उसके सामने पूरी कॉलोनी लहू से भर गई थी, क्योंकि किसी ने एक स्लाइम को रोका नहीं था। नॉट अगेन, नेवर अगेन। कुट्टा जैसे ही दोबारा स्पीड पकड़ता है, आकुन उसकी पीठ पर स्टेबलाइज होता है और अपने अम्ब्रेला के अंदर से एक छोटा लकड़ी का चमचा निकालता है, जो उसने रसोई से लूट लिया था। ये सिर्फ एक चमचा है, लेकिन सही जगह लगे तो एक तलवार से कम नहीं। वो स्लाइम के ट्रेजेक्टरी को देखता है और जैसे ही वो नजदीक आता है, आकोन ए ट्विस्ट करके अम्ब्रेला से स्लिंगशॉट मूव करता है और उस चमचे को स्लाइम की सेंटर मास में घुसा देता है। स्लाइम का जेलटिनस शरीर एक झटके में धीरे धीरे हिलना बंद करने लगता है। डॉग बिना रुके लड़की को अपनी पीठ से धक्का देकर दूर करता है और आकोन जमीन पर लैंड करता है, चमचा अभी स्लाइम के बीचों बीच फंसा हुआ। स्मार्ट बीट स्ट्रोक। वो सांस लेते हुए कहता है। अब स्लाइम धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है और उसका शरीर ड्राई होकर मिट्टी में बदल जाता है। लड़की कहते हुए थैंक यू कहती है, लेकिन आकोन बस उसे देखता है और फिर खुद से बुदबुदाता है। आकोन जानता है मेरे पास बस एक मौका है। उसका शरीर अभी भी छोटा है और ताकत सीमित, वो अपनी शक्ति को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक सटीक वार हो जाए तो एक ही बलों में सब खत्म किया जा सकता है। वो गहरी सांस लेता है, उसकी हथेली में टोट टेल पावर की एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और उसकी मांसपेशियां जो बच्ची सी लगती थी अचानक डांस हो उड़ती है। यह है मेरी एक मातर चाल। वो हवा में छलांग मारता है और एक फोकस्ड एनर्जी एनहांस्ड पंच सीधे स्लाइम के सेंटर मास में मारता है। बूम! स्लाइम का शरीर तुरंत फट जाता है एक जलते हुए गुब्बारे की तरह और उसकी चिपचिपी नीली बारिश पूरे इलाके पर बरसने लगती है। आकोन और कुट्टा सीधे खड़े रहते हैं, उनकी सिल्हूएट्स उस एक्सप्लोजन मिस के बीच जैसे किसी विजेता की तरह चमकती है। लड़की जो बस एक पल दूर थी मौत से, अब पूरी तरह सेफ है, लेकिन उसकी आंखों में डर है। उसने देखा एक बच्चे जैसे दिखने वाले लड़के ने एक मॉन्स्टर को सेकंड्स में उड़ा दिया। वो एकोन की ओर देखती है, आंखों में हैरानी, अविश्वास और डर। एकोन भी उसे देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं और फिर बिना कोई शब्द कहे वो लड़की पीछे मुड़ती है और पूरी ताकत से वहां से भाग जाती है। आकोन उसकी परछाई को देखता है
और हल्के से बुदबुदाता है, सैम ओल्ड स्टोरी सेव दैम। और वो इसके लिए बच्चे आंखों नीचे सड़क पर बिखरे हुए स्लाइम के चिपचिपे टुकड़ों को देखता है और अचानक उसके डायपर से वो जानी पहचानी पूंछ फिर से बाहर निकलती है। वो इंस्टिंक्टिवली उसकी दिशा में इशारा करता है और टोड टेल अपने आप सारे स्लाइम फ्रैगमेंट्स की ओर बढ़ जाती है। शलर्प शलर्प पूंछ एक एक करके हर स्लाइम रेसिड्यू को अब्सॉर्ब करने लगती है, मानो वो खुद भूखी हो। आंखों की आंखें चौड़ी हो जाती है। वेट, ये तो उसकी यादें फ्लैश करती है पास्ट लाइफ के नियम में वो एक बार में सिर्फ एक मॉन्स्टर एबिलिटी अब्सॉर्ब कर सकता था। अगर वो कोई नई शक्ति लेता था तो पुरानी परमानेंटली खो जाती थी, लेकिन अब वो साफ साफ महसूस कर सकता है मैंने टोड की पावर तो पहले से ही रखी है और अब स्लाइम की एनर्जी भी जुड़ रही है। दोनों एक साथ उसकी पूंछ अब्सॉर्ब करने के बाद हल्के नीले रंग में चमकती है और आंखों को भीतर एक नया विस्कस डिफेंसिव एनर्जी पॉल्स महसूस होता है। इस दिस पावर स्टॉकिंग उसका दिल तेजी से धड़कता है, क्योंकि ये सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है। मैं अब एक बार में मल्टीपल पावर्स रख सकता हूं, तो इस बार मैं अनस्टॉपेबल बन सकता हूं। लेकिन एक्साइटमेंट के बीच वो एक बार फिर उस दौड़ती हुई लड़की की दिशा में देखता है। पावर जितनी बढ़ेगी डर भी उतना ही बढ़ेगा। वो लंबी सांस लेता है, फिर अपनी पूंछ को वापस डायपर में समेटता है और कुत्ते की पीठ थपथपाता है। चलो, क्लीन अप हो गया, अब अगला मॉन्स्टर कब आएगा? हिज अर्ली अवेकनिंग इन दिस लाइफ। एकुन अपनी हथेली में एक जेलेटिनस स्लाइम बॉल बनाकर घुमाता है। वो सेमी ट्रांसपार्ट, हल्का सा नीला और पूरी तरह से जिंदा लगता है। वो क्लियरली देख सकता है कि टोड टेल की एब्सॉर्बिंग ट्रेट और स्लाइम की मिलेबल फॉर्म अब एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। वो मन ही मन सोचता है लास्ट लाइफ में की ने कभी दो पावर्स को एक साथ होल्ड करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता तो वो डिसेक्ट कर देते, इसलिए कि हमेशा एबिलिटीज को बहुत रेली स्विच करता था और वही उसकी गलती बन गई। ज्यादा लंबी, ज्यादा फ्लेक्सिबल और हल्की सी नीली चमक से घिरी हुई है ये टेल एवाल हो रही है। मे बी क्योंकि मैं अवेकेंड हो रहा हूं ऐसा बेबी, या शायद क्योंकि इस बार मेरा सोल पहले से ही बैटल हॉर्डन है। उसे लगता है ये एवोल्यूशन कोई आम म्यूटेशन नहीं बल्कि एक कॉस्मिक रिस्पॉन्स है उसकी दूसरी जिंदगी की यादों के कारण। वो सीधा खड़ा होता है, पूंछ फिर से डायपर के अंदर लहरा कर गायब हो जाती है। इस बार मैं खुद को नहीं रोकूंगा, ना ऑर्गेनाइजेशन से डरूंगा, ना लोगों की नजरों से। अगर मेरी ताकत मुझे भगवान बना सकती है तो मैं खुद भगवान बनूंगा। कुत्ता उसके पास आता है, उसकी टांग पर हल्के से सिर टिकाता है, फिर कहता है चलो अगली शक्ति की तलाश शुरू करते हैं। उसकी एज को देखकर यही कहा जा सकता है कि जिस उम्र में कोई इंसान एबिलिटीज डेवलप करना शुरू करता है उतनी ही ज्यादा पावरफुल उसकी एबिलिटी होती है और उतनी ही तेजी से वो उसे अडॉप्ट कर पाता है। कि सिर्फ 10 की उम्र में एबिलिटीज का एलिजिबल यूजर बना था, लेकिन उससे कम उम्र वाले सारे बच्चे मर गए थे। ज्यादातर बच्चे मॉन्स्टर टॉक्सिन सर्वाइव नहीं कर पाए और जैसे ही वो टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में आए उनकी मौत हो गई। लेकिन अब के पहले से भी ज्यादा छोटा है पास्ट लाइफ के किसी भी पोटेंशियल कैंडिडेट से। इसका मतलब है कि इस बार उसका ग्रोथ पोटेंशियल पूरी तरह इनकैलकुलेबल है। जब वो ये सब सोच रहा था, जैसे ही वो सोच रहा था कि अब आगे क्या करना है, डॉग ने उसे सेफली घर वापस पहुंचा दिया। वो अपने ट्रस्टी स्टीट की पीठ से कूपर अपनी नई स्लाइम पावर्स का इस्तेमाल करके पूरे एरिया को कोट कर देता है ताकि अब कोई भी मॉन्स्टर उसके घर के पास ना आ सके। लेकिन सिर्फ इतना करने में ही उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड महसूस करता है। या करंट पावर्स को अडॉप्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसकी स्टामिना अभी इतनी लो है कि वो अपनी पावर्स का ठीक से यूज ही नहीं कर सकता। लेकिन उसे इसकी जरूरत भी नहीं है, उसे अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर अब डॉग उस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने वाला है जो उसे पहले सहना पड़ा था। डॉग नीचे झुकता है और अचन को उसकी शर्ट की गर्दन से उठा लेता है और एक पल के लिए अचन को लगता है कि वो अब डॉग फूड बनने वाला है। अपार्टमेंट के अंदर उसकी मदर वो शावर से बाहर आती है, पूरी तरह उस फ्लावर से साफ हो चुकी होती है जो पहले उस पर गिरा था। वो लिविंग रूम की तरफ जाती है ये देखने की उसका बेटा कैसा है और उसे जमीन पर डॉग के साथ स्नगल्ड अप देखती है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे वो दोनों आराम से लेटे हैं, लेकिन अचन डॉग के वजन के नीचे बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा होता है। कई घंटे बीत जाते हैं और बेबी आखिरकार खुद को इस फ्लफी प्रिजन से आजाद कर लेता है ताकि वो अपार्टम स्टेट के बारे में भी पता चल गया। अब ये टेल एक साथ 4 एबिलिटी स्टोर कर सकती है, जबकि पास्ट लाइफ में उसे एक एबिलिटी के बदले दूसरी को स्वैप करना पड़ता था। इस समय वो कायोटी टेल और स्लाइम पावर्स दोनों यूज कर सकता है। ल डिजास्टर के बाद सबसे ज्यादा मौतों की वजह मॉन्स्टर्स नहीं थे बल्कि स्टार्वेशन थी, जो लॉजिस्टिक्स के टूटने से हुई थी और जिसके चलते लोग डेस्परेटली स्प्लाइस के लिए लड़ने लगे थे। अगर कोई इंसान शुरुआत में ही ढेर सारी स्प्लाइस जमा कर ले और कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे
तो वही इंसान आगे चलकर दूसरों का लीडर बन सकता है और डिजास्टर के सबसे खतरनाक समय में अपने चारों ओर फॉलोअर्स बना सकता है। अचन को ये प्रिपरेशन जल्दी करनी होगी, लेकिन एक बेबी होने की वजह से उसके एक्शंस की एक लिमिट है। सुपरमार्केट्स में भीड़ लगी हुई है और धीरे धीरे ये सारी जगह मॉन्स्टर से भर जाएंगी। अगर सिर्फ एक इंसान भी इन्फेक्टेड हो गया तो डिजीज इतनी तेजी से फैलेगा कि उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अपने कर्न्ड बेबी बॉडी के साथ आकुन अकेले किसी बड़े होड को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन अभी ऐसे ज्यादा प्लेसेज भी नहीं है जहां से वो सप्लाईज ले सके। वो सोचने लगता है कि फ्यूचर में सप्लाईज हासिल करने के और कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। तभी लिविंग रूम की टेबल पर रखा उसकी माँ का फोन बजने लगता है। अकुन उसकी तरफ जाता है ये देखने की कौन है और देखता है कि लगातार मैसेज आ रहे हैं। लैंडलॉर्ड के ग्रुप चैट में मैसेज आ रहे थे। अच्छी बात यह थी कि उसकी माँ का फोन लॉक नहीं था, इसलिए अकुन आसानी से उसे खोलकर देख सकता था कि ग्रुप चैट में लोग एक अजीब वायरस के बारे में बात कर रहे थे जो फैलता जा रहा है और लोग इन्फेक्टेड होकर मॉन्स्टर्स बनते जा रहे हैं। ये साफ है कि अभी तक किसी को इस आने वाले अपकलिप्स की सच्चाई का अंदाजा नहीं है और अचन को उन्हें थोड़ी सी हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो चुपचाप एक नया अकाउंट बनाता है और उस ग्रुप में ज्वाइन करके सबको इन्फॉर्म करता है कि एक बड़ी डिजास्टर आने वाली है और वो सबको समझाता है कि उन्हें अपनी सप्लाईज अभी इकट्ठा कर लेनी चाहिए इसके पहले कि सब कुछ पूरी तरह कब। भले ही वो उन्हें कैफली गाइडेड इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, लेकिन ये साफ है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा। उसका अकाउंट अभी नया है और प्रोफाइल भी नहीं बनी, जिससे उसकी बात और भी अनबिलीवेबल लग रही है। एक बेबी होने की वजह से वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता और ऑनलाइन फॉर्म्स भी ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। इस रफ्तार से तो ये सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले ही मर जाएंगे। तभी अचानक फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो क्यूरियोसिटी में उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और सामने वाला सीधा मुद्दे पर आता है और कहता है तो वो उसके साथ एक डील करना चाहता है। उस पसंद का यूजर नेम हॉट होता है और ये नाम अचान को कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ये वही नाम था जो एक औरत ने यूज किया था जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। अचान का गैस बिल्कुल स्पॉट ऑन होता है और स्क्रीन के दूसरी तरफ वही हॉट होती है जिसके बारे में वो सोच रहा था। वो आराम से एक चेयर पर बैठी होती है चारों और गैजेट से घिरे हुए रूम में और अचान को टेक्स्ट कर रही होती है। ऐसा लग रहा है कि अब उसके लिए चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये साफ है कि जिससे भी वो बात कर रही है वो एक बेहद कॉशियस इंसान है, लेकिन कोई भी डील फाइनलाइज करने से पहले वो ये जानना चाहता है कि उसका एक्चुअल प्लान क्या है। अब तक बात करना ही मुश्किल हो गया है क्योंकि दोनों ने आपस में ज्यादा कुछ कहा ही नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब सीधे मुद्दे पर आना चाहिए और एक प्रपोजल रखती है ताकि डील पक्की हो सके। वो उसे ऑफर करती है कि उसे जो सप्लाईज चाहिए, चाहे वो फूड हो, वाटर, आर्मो या कुछ और, उसे जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ उसे मिल सकता है। सिर्फ एक ही चीज है जिस पर वो प्राइस लगाएगी और वो है इंफॉर्मेशन। उसकी कीमत होगी पूरे 100 मिलियन येन, लेकिन होट के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो एक और है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जिससे वो बात कर रहा है वो वही होट है जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन से जानता है। वो बात करना जारी रखता है। वो उससे डायरेक्टली रिलेट करते हुए पूछता है मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट क्यों करूं। साथ ही वो ये भी पूछता है कि उसे ये नेगोशिएशंस एक्सेप्ट ही क्यों करने चाहिए। एच उससे पूछती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी एनिमी बनूं इंस्टेड व एलाई। वो चाहती है कि दोनों के बीच बिकइंग या डिस्ट्रस्ट ना हो, बल्कि वो अच्छे से साथ काम करे। बेबी इस बात से अग्री करता है और पूछता है कि सप्लाईज पिक करने की जगह कहाँ है। वो बताती है कि उसने वो इन्फॉर्मेशन उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के बॉटम फ्लोर में एक मेल बॉक्स में रखती है। ऑर्गेनाइजेशन अभी तक बना ही नहीं है, जिसका मतलब ये है कि होट अभी उसका एग्जीक्यूटिव भी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी वो एक डेंजरस औरत है जो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है अपने फायदे के लिए। एक बार अगर वो किसी पर नजर जमा ले तो वो अपनी हर ट्रिक का इस्तेमाल करेगी उसे पूरी तरह से एक्सप्लॉट करने के लिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ जेन्युइनली गेट अलोन करना चाहे जिससे उसने अभी अभी बात करना शुरू किया है। वो तो बस इंफॉर्मेशन को बेट बनाकर उसे ट्रैप में फंसाना चाहती है, लेकिन इस बार आकोन उसके ट्रिक्स को अच्छे से समझ चुका है और इस बार वो होट नहीं बल्कि आकोन ही होगा जो पूरा गेम स्टक करेगा। वो पहले थोड़ा रेस्ट करता है और 2 घंटे की नींद लेता है। जब उसकी नींद पूरी होती है
तो उसकी सारी यूज्ड अप स्टामिना रिकवर हो चुकी होती है और अब वो रेडी है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जिसकी उसे जरूरत है। एलिवेटर में सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं और वो नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी इतनी आसानी से रिवील हो जाए, इसलिए वो अपना ध्यान स्टेयर्स की तरफ मोड़ता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे अपने प्लान की एक बड़ी हम जल्द से जल्द करना होगा। लेकिन सबसे पहले उसे ये सोचना है कि वो सुपरमार्केट तक पहुंचेगा कैसे। उसने एक फ्लाइट टेबल पर छोड़ दिया ताकि उसकी माँ उसे देख सके, लेकिन अब तक उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो सीधे उसे एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। जब वो ये सोच रहा होता है कि क्या करे, उसे अपनी माँ की बातों से पता चलता है कि घर में सिर्फ 5 डेज का मिल्क बचा है। यही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है और वो इसका फायदा उठा सकता है। वो टेबल पर रखा मिल्क का कप गिरा देता है और फिर नॉइस सुनकर जब उसकी माँ आती है तो वो प्रिटेंड करता है कि वो अभी सो रहा है। जब उसकी माँ मिल्क साफ करने जाती है तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़े फ्लाई पर जाती है और आखिरकार वो उसे नोटिस करती है। वो फ्लाई उठाती है और सोचने लगती है कि शायद उसे एक बार सुपरमार्केट जाकर चेक करना चाहिए और सब कुछ अचन के प्लान के मुताबिक होने लगता है। आखिरकार वेयरहाउस ट्रिप का दिन आ ही जाता है और उसकी माँ उसे पिंक कपड़ों में तैयार कर देती है जिससे उसे थोड़ी जब वो दोनों बाहर निकलते हैं डॉग को घर पर छोड़ा जाता है जहां उसके पास खाने के लिए भरपूर फूड रखा गया होता है। वो लोग सुपरमार्केट पहुंचते हैं लेकिन उससे पहले कि उसकी मां अंदर जा पाए एक सिक्योरिटी गार्ड भाग कर आता है और पूछता है कि वो इस एरिया में क्या कर रही है। वो उसे बताता है कि वहां एक इन्फेक्शियस डिजीज फैल रही है। गार्ड बताता है कि इन्फेक्शन चारों तरफ फैल रहा है और लोगों को बाहर जाने से रिफ्रेन करने के लकी वो बस अपने बच्चे के लिए पोर्ड मिल्क लेने आए हैं। लेकिन गार्ड उसकी किसी भी एक्सक्यूज को मानने को तैयार नहीं होता। वो एक गार्डमेंट वर्कर है और अचन जानता है कि गार्डमेंट जल्द ही कोलैप्स होने वाली है, इसलिए इन सब चीजों की फिक्र ज्यादा देर तक करने की जरूरत नहीं है। गार्ड तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है और वो उसे कहता है कि उसे वापस घर जाना चाहिए। जब वो उसे बात कर रहा होता है उसे बिल्कुल पता नहीं चलता कि एक मॉन्स्टर चुपचाप उसके पीछे आ रहा है, तब तक नहीं जब तक वो अपना हाथ उस पर नहीं रख देता। मॉन्स्टर अपना हाथ उस आदमी के सिर पर रखता है और एक पल में ही उसका सिर एक बल्दी बलून की तरह फट जाता है। अब उसका ध्यान सीधे माँ और बच्चे पर जाता है जो पूरी तरह से डिफेंसलेस है। ये मॉन्स्टर अब तक के सभी मॉन्स्टर से ज्यादा बड़ा है जो होने फेस किए हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोलिफरेटिव टाइप है, जिसका मतलब है कि इसका कोई खास वीक पॉइंट नहीं है। वो अपनी ताकत रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो अपना पावर इस्तेमाल नहीं करता तो माँ और वो दोनों यही मर जाएंगे। समय बिल्कुल भी वेस्ट करने का नहीं है और वो एक्शन लेने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसकी माँ वो उसे स्ट्रोलर से उठा लेती है और भागने की कोशिश करती है। एकुन जानता है कि भागना बेकार है क्योंकि ये चीज पूरी तरह से एक अलग स्पीशीज है। ये इंसानों से कहीं ज्यादा तेज है और उसकी माँ के पास पैदल भागने का कोई चांस नहीं है। जैसे जैसे मॉन्स्टर उनके करीब आता है एकुन की नज़र दीवार पर लगे फायर एक्सटिंग्विशर के केस पर जाती है और फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस केस को तोड़ देता है। वो फट जाता है और पूरे एरिया को गैस से भर देता है। ये सडन क्लाउड इतना काफी होता है कि एकुन अपनी माँ की बाहों से फिसल कर निकल जाता है और सीधा हमला करता है। मॉन्स्टर को सीधा उड़ाते हुए वो उसे दीवार में दे मारता है। अब उसके पास सिर्फ 30 सेकंड है और तब तक ही जब तक धूल बैठती है उसे इस मॉन्स्टर से निपटना होगा। इन 30 सेकंड में ही उसे ये फाइट खत्म करनी है, इससे पहले कि उसकी माँ को कुछ भी पद से। लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं है। प्रोलिफरेटिव टाइप मॉन्स्टर का कोर इसके अगर वो मॉन्स्टर का हेड सही से हिट कर दे तो 1 हिट में ही वो डेड हो जाएगा। लेकिन मॉन्स्टर अब तक अनहार्म्ड है जबकि उसे एक पावरफुल स्ट्राइक दी जा चुकी है। अचन को इस बार 1 ब्लो में उसे फिनिश करना होगा, वरना वो और उसकी मदर दोनों डेंजर में पड़ सकते हैं। इस बार उसके पास कोई शॉर्टकट नहीं है जैसे प्रीवियस टाइम्स में होता था। अब उसे प्योर स्ट्रेंथ से उसे हेड ऑन शुक्र है कि इस टाइम वो खड़ा हो सकता है। उसे अब क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। मॉन्स्टर अब धीरे धीरे उठ रहा है और अचन उसे ऑब्जर्व कर रहा है। मॉन्स्टर ने इनिशिएटिव लिया और चाइल्ड की तरफ जंप किया, लेकिन अचन टाइम पर साइड में डॉज कर गया। फिर उसने अपनी टोड एबिलिटी के थिन स्ट्रैंड से मॉन्स्टर को स्लाइस कर दिया। हालांकि वो उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया, लेकिन उस हैवी अटैक के बाद वो उसे ब्लीड करवाने में सफल रहा। हालात अभी कुछ खास अच्छे नहीं है, लेकिन हा को पूरा यकीन है कि जीत उसी की होगी। वो दोबारा अटैक करने के
लिए आगे बढ़ता है। इस बार उसे यकीन है कि अब वो कम से कम उसे रोकने लायक बन चुका है। उसके छोटे से बॉडी की वजह से वो आसानी से मॉन्स्टर के ज्यादातर अटैक्स को डॉज कर लेता है और अपनी टोड एबिलिटी के स्ट्रिंग का यूज करके उसके चारों तरफ स्विंग करता है और उसे रैप कर देता है। फिर जैसे ही वो लैंड करता है एक झटके में स्ट्रिंग को खींचता है और मॉन्स्टर के शरीर को इंस्टेंटली काट देता है। ऐसा लग रहा है कि अब अपर हैंड उसी के पास है, लेकिन अभी भी मॉन्स्टर को हराने के लिए उसके हेड पर स्ट्राइक करना जरूरी है। लकली इतना बड़ा बॉडी फास्ट मूविंग बेबी पर एम करना मुश्किल बना देता है और उसे इतनी तेजी से मूव करना पड़ रहा है कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा। मॉन्स्टर के लिए ये एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन बन चुकी है। अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके मॉन्स्टर एक फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है। जैसे एक माउस को पकड़ना मुश्किल होता है, वैसे ही ये बेबी को पकड़ना उसके लिए नाइटमेयर बन चुका है। इवेंचुअली आकर ने ना सिर्फ उसे आउट रन किया बल्कि स्मार्टली ट्रैप भी कर लिया। उसके पास्ट लाइफ के बैटल एक्सपीरियंस ने यहां उसे एडवांटेज दिया है। कंसिस्टेंट अटैक्स की वजह से मॉन्स्टर अब बुरी तरह से वीकेंड हो चुका है और अब बस एक और स्ट्रॉन्ग हिट की जरूरत है उसे फिनिश करने के लिए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक हो सकता है। हालांकि मॉन्स्टर की हालत खराब है, फिर भी वो अपनी आखिरी ताकत लगाकर एक उन पर वार करने की कोशिश करता है। कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके सरप्राइज अटैक करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके फोरहेड से बहता हुआ खून उसकी विजन को थोड़ा ब्लर कर रहा है और मॉन्स्टर अब भी लगातार स्पाइक्स निकालकर फेंक रहा है। हर स्पाइक एक डेडली वेपन की तरह हवा को चीरता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। क्विकली अगर मैं इसे इसी तरह दूर से लड़ने दूंगा तो मैं कभी भी इसके हेड को तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तभी उसे याद आता है कि उसके पास अब दो पावर्स है, टोड टेल और स्लाइम एबिलिटी। वो एक रिस्की प्लान बनाता है। वो स्लाइम को अपनी बॉडी पर कोट करता है और एक डमी जैसा ब्लॉब लपे ओ की मात्रा अपनी टेल से अलग बना देता है, जो दूर से बेबी जैसा ही दिखता है। मॉन्स्टर जब अगला स्पाइक फेंकता है तो वो सीधे उस ब्लॉब पर लगती है और यही मिलती है होको एंट्री। वो तुरंत फुल स्पीड में मॉन्स्टर की तरफ भागता है। वो एक रिस्की प्लान बनाता है। वो स्लाइम को अपनी पास्ट लाइफ में अनगिनत बार देखा था। वो फ्रोजन है, कुछ भी नहीं कर पारे करता है। होको एंट्री में अगला स्पाइक फेंकता है तो वो सीधे उस ब्लॉब पर लगती है और यही मिलती है होको एंट्री। वो तुरंत फुल स्पीड में मॉन्स्टर की तरफ भागता है, अपनी टेल को शार्प ब्लेड में बदलता है और फाइनल ब्लो के लिए उड़ता है। उसका टारगेट एक ही है, मॉन्स्टर का हेड को। मॉन्स्टर और उसकी आंखों में वही डर है जो हो ने अपने पास्ट लाइफ में अनगिनत बार देखा था। वो फ्रोजन है, कुछ भी नहीं कर पा रही हो जानता है उसे अब छिपने या भागने का वक्त नहीं है। उसके पास कुछ सेकंड्स बचे हैं अपनी पावर यूज करने के, और अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो उसकी मां अभी के अभी मारी जाएगी। वो चुपचाप अपने स्लाइम बॉल को मॉन्स्टर के पास फेंकता है और जैसे ही मॉन्स्टर की नजर उस ओर जाती है वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर टोड टेल से जंप करता है और हवा में एक स्पिनिंग स्ट्राइक के साथ मॉन्स्टर के हेड पर सीधा वार करता है। ये उसका वन शॉट है। अगर ये वार चुका तो सब खत्मा, लेकिन वार चुकता नहीं है। टेल बलेड मॉन्स्टर की स्कल को चीरता हुआ उसके कोर तक पहुंचता है और पूरी बॉडी अचानक एक्सप्लोड होकर बिखर जाती है। एक गंदे काले धुएं के साथ हो गिरता है जमीन पर, थका हुआ लड़खड़ाता हुआ, लेकिन जिंदा। उसकी मां दौड़कर उसे उठाती है और अपने आंसू रोकते हुए उसे गले लगाती है। मॉन्स्टर हक्का बक्का रह जाता है। हाई वोल्टेज शॉक उसके पूरे बॉडी में फैल जाती है और वो कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाता है। हो को यकीन नहीं होता उसकी मॉम ने खुद मॉन्स्टर को रोक दिया। वो अंदर से चिल्लाता है, ये तो परफेक्ट मौका है। विदाउट वेस्टिंग ए सेकंड हो अपने टो टेल की स्लेग शॉर्ट पावर यूज करता है और खुद को हवा में लॉन्च करता है। मॉन्स्टर की फरहेड की सीधी लाइन में उसका छोटा सा बॉडी हवा में घूमता है और वो पूरा फोकस करके अपनी स्लाइम ब्लेड से मॉन्स्टर की स्कल को एक फाइनल कर देता है, सीधा उसके कोर को निशाना बनाते हुए। क्रैक मॉन्स्टर फटता है एक गंदी मवाद और धुएं के साथ उसका शरीर टूटकर जमीन पर गिर जाता है, जैसे कोई पपेट जिसकी स्ट्रिंग्स कट गई हो। मौ पीछे हरती है, अब तक शॉक पर हो। धीरे धीरे उसके पास आता है थका हुआ लेकिन सेफ मॉन्स्टर का सिर चूर चूर हो जाता है और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे डिसइंटेग्रेट होने लगता है। एक उन जमीन पर लैंड करता है। धुएं और टूटे हुए कॉन्क्रीट के बीच उसके छोटे से चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन है, जैसे कोई जनरल बैटलफील्ड पर खड़ा हो। वो जल्दी से अपनी
माँ की तरफ दौड़ता है जो अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसके चेहरे पर खरोंचे हैं और कपड़े भी फटे हुए हैं, लेकिन वो अब भी अलाइव है। अचन अपना छोटा सा हाथ उसके गाल पर रखता है और सोफली बोलता है, योर सेफ नाउ माँ।